हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स के अंतिम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक सीधे चालकीय तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए वर्गीय यानी कि स्क्वायर का फॉर्म में, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय यानी इलिप्टिकल फॉर्म में, ऑप्शन सी सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन डी आपका है वृत्तीय यानी कि सर्कुलर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए आपका एक चालक तार है जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा। तब पूछा जा रहा है कि इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो किस आकार में होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर्किल के आकार में है। ये डॉटेड लाइन जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट आंसर होगा, वृत्तीय फॉर्म में होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 17, एक विद्युत मोटर, ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी विभवांतर मापती है, ऑप्शन डी विद्युत धारा नापती है। तो विद्युत मोटर के बारे में हम लोग जानते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है, तो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो आपको देखिए ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, यांत्रिक ऊर्जा इस किसी भी ऑप्शन में नहीं है। विद्युत ऊर्जा को यहाँ दे रहा है आपका गतिज ऊर्जा और यहाँ पे दिया जा रहा है आपका स्थितिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ देख रहे हैं ए और बी, तो दोनों में दिया हुआ है, एक में गतिज ऊर्जा और एक में स्थितिज ऊर्जा। तो आप स्थितिज ऊर्जा वाले ऑप्शन टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये गति से संबंधित नहीं है। गति से संबंधित ऊर्जा कौन सा होता है, तो गतिज ऊर्जा होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा के जगह पे आपको ऑप्शन में जहां पे भी गतिज ऊर्जा दिख रहा है वो ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यानी कि विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कह सकते हैं कि वो विद्युत मोटर बदलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के पृष्ठ के किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के पृष्ठ के मान से 36% कम होगा। ऑप्शन दिया हुआ आपका 1600 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 800 किलोमीटर। तो आइए पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई h मान लेते हैं और उस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो वो मान ले रहे हैं जी डैश। तो जी डैश इक्वल टू लिख लेंगे जी इंटू आर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है पृथ्वी के एच ऊंचाई से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला। तो आर क्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। तो ये लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा कि उस ऊंचाई पे जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान 36% कम हो जा रहा। तो 100 में 36 कम कर देंगे तो हो जाएगा आपका 64%। तो 64/100 गुना शुरू वाला गुरुत्वीय त्वरण इंटू बराबर जी इंटू लिख देंगे आर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे जी कैंसिल हो जाएगा और ये होल स्क्वायर पूरे का है। तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे आर बटा आर प्लस एच का मान आया। तो इसी को आगे प्रोसीड कर लेंगे। ये हो जाएगा 8r प्लस 8h बराबर आ जाएगा आपका 10r। तो ये 8r को इधर ले चलाएंगे तो 8h इक्वल टू लिख देंगे 2r। तो h इक्वल टू लिख देंगे r/4 और r का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। 4 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 1600 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में कितना की कमी हो जाएगी, 36% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी क्षण एक बिंदु से ध्वनि तरंग की गुजरने वाली वायु का घनत्व अधिकतम है, तब उस बिंदु पर दाब क्या होगा, यानी कि प्रेशर। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका न्यूनतम, ऑप्शन बी वायु के घनत्व के बराबर, ऑप्शन सी अधिकतम, ऑप्शन डी वातावरण के दाब के बराबर। तब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है जहां से ध्वनि तरंग गुजर रही है वहां पे डेंसिटी जो है घनत्व वो क्या है, तो अधिकतम है। तो घनत्व इसका अधिकतम है। तो घनत्व और जो पूछा जा रहा है आपसे दाब, तो घनत्व और दाब से कहीं कोई भी रिलेशन नहीं है, ये दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेगा। तो वहाँ पे दाब का क्या होगा, जहाँ पे ये वायु पास कर रहा है और वहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है तो बोलेंगे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब जिसे कहते हैं वातावरण के दाब के बराबर होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन
सोनार से संबंधित हैं। ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर, ऑप्शन बी नौ संचालक यानी नेविगेटर्स, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन डी इंजीनियर। तो चलिए समझते हैं सोनार के बारे में। तो सोनार का सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। सोनार का फुल फॉर्म होता है एस ओ का मतलब साउंड, एन का मतलब हो गया नेविगेशन, ए का मतलब हो गया एंड, और आर का मतलब हो गया रेंजिंग। यानी कि सोनार का फुल फॉर्म हो गया आपका साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार क्या होता है? तो सोनार एक युक्ति है जो कि ध्वनि संचरण के आधार पर आधारित है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं सोनार का प्रयोग? तो सोनार का प्रयोग डूबे हुए जहाज या जहाज के मलबे का पता लगाने में करते हैं समुद्र में। तो देखिए यहाँ पे नेविगेटर्स यहाँ भी लिखा हुआ है और सोनार का फुल फॉर्म में भी नेविगेशन होता है। तो सोनार का संबंध किससे है? तो नौ संचालक यानी कि नेविगेटर से संबंध होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, 300 मीटर ऊंचाई की एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति एक पत्थर को मीनार के आधार पर पानी के एक तालाब में गिराता है। कितने समय पश्चात शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को आसपास की ध्वनि यानी कि साउंड ऑफ स्प्लैश सुनाई देगी? ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5.6 सेकेंड, ऑप्शन बी 6.7 सेकेंड, ऑप्शन सी 7.8 सेकेंड, ऑप्शन डी 8.7 सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बहुत ही क्लोज दिया हुआ है। ये देखिए आपका मीनार है पृथ्वी पे, और ये यहाँ इसके आधार पे क्या है? तो पानी है, ये सब क्या है? पानी। यहाँ से एक यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो कि एक पत्थर को नीचे की तरफ फेंक रहा है, और वो पत्थर को यहाँ पे जब फेंका तो पानी में गिरेगा वो पत्थर, तो पानी पे छपाक सी आवाज आएगा। तो ये व्यक्ति कितने समय बाद इस छपाक की आवाज को सुनेगा, सो आपसे पूछा जा रहा। और ध्वनि की वेग आपको दे दिया है 300 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये पत्थर जो है पानी में कितनी समय में नीचे गिरेगा, गिरने में कितना समय लगेगा वो निकालेंगे, और उसको लिखेंगे T1। उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। दूरी देखिए आपको नीचे 300 गिरना है तो 300 हो जाएगा, और यहाँ पे वेग हो जाएगा पत्थर का 0, तो 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ G हो जाएगा 9.8। टाइम यहाँ पे T1 का स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि गिरने का टाइम है, पत्थर का गिरने का टाइम। तो T1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 300/4.9। यहाँ से T इक्वल टू लिख लेंगे स्क्वायर रूट, ये पॉइंट हटाएंगे कि 0 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10/7 अंडर रूट 30। 30 का स्क्वायर रूट लिख लेंगे 5.48, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 7.25 सेकेंड। ये आ गया पत्थर को पानी में गिरने का समय। अब देखेंगे पानी तो पत्थर में चले गिर गया, अब यहाँ से छपाक की आवाज़ वो ऊपर इस व्यक्ति तक कितने समय में जाएगा, तो वो फॉर्मूला से निकालेंगे। दूरी चाल समय बराबर लिख लेंगे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी देखिए कितना जाना है, तो ध्वनि को भी 300 मीटर ही ऊपर जाना है, और जबकि ध्वनि किस चाल से जाएगी तो वो 340 मीटर पर सेकेंड की चाल से जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा 17, यानी कि समय जो है दूसरे समय T2 वो आ जाएगा 15/17। इसको भी पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा आपका 0.88 सेकेंड। तो टोटल टाइम पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, तो बताएंगे T1 प्लस T2। T1 है 7.825 और प्लस ये है 0.88, ये आपको ऐड करके मिल जाएगा 8.7 सेकेंड। 8.7 सेकेंड के बाद जो है उसको साउंड ऑफ स्प्लैश उस व्यक्ति को सुनाई देगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भुजा ए के एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं से धारा I प्रवाहित हो रही है। त्रिभुज के सेंट्रॉइड पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? ऑप्शन आपको दिया गया है। ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है, और इसकी सभी भुजा में करंट किया जा रहा है तो I, तीनों भुजा में इसकी करंट जा रहा I। तब पूछा जा रहा है इसका सेंट्रॉइड यानी कि CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कितना इस पे आएगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान वो बताएंगे। तो सबसे पहले इसका चुंबकीय क्षेत्र लिख लेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा H/3। H क्या है? तो हाइट। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का हाइट होता है √3/2 गुना भुजा, और ये बटा में 3 लिखेंगे, 2 भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका √3a/6। ये आ गया यहाँ से दूरी आ गया सेंट्रॉइड का यानी कि गुरुत्वीय केंद्र का दूरी आ गया। तब यहाँ से लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का फॉर्मूला, और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि तीनों साइड में इसमें करंट जा रहा, तो तीनों भुजा के कारण यहाँ पे आएगा चुंबकीय क्षेत्र, तो 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला होता है μ0/4π × I/r। I क्या है? तो करंट। R क्या हो जाएगा? तो उस भुजा से जहाँ पे निकालना है उसकी दूरी, तो वो दूरी क्या है? R। तो यहाँ पे वैल्यू सभी रखेंगे, 3 × μ0/4π
आई तो आई ही रहने देंगे। आर कितना आया, तो आर का मान आ गया आपका √3a/6। 6 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3 इंटू μ0/4 इंटू 6a/√3 6i/√3a। तो इसको कट कर देंगे 2 से, और ये हो जाएगा आपका 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3μ0 इंटू 3i/2√3a। अब यहाँ देखिए ये वाले 3 को रूट में डाल करके स्क्वायर कर लेंगे, 3 ही होगा, तो ये स्क्वायर से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तब ऊपर आ जाएगा 3√3μ0i/2a। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और पाई भी है ऑप्शन में, तो यहाँ पे पाई भी लिखेंगे, ये पाई छूट रहा था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम वाली एक मोटर डिजाइन जो कि 220 वोल्ट मेन सप्लाई के अनुसार किया जाता है। पूर्ण रफ्तार पर इसमें 210 वोल्ट का बैक ईएमएफ विकसित होता है। तब मोटर का पूर्ण रफ्तार पर चल रही है, तब आर्मेचर में कितनी धारा जाएगी सो बताएंगे। ऑप्शन ए आपका दिया है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, ऑप्शन डी 5 एम्पियर। तब यहाँ देखिए टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे, तो वोल्टेज यहाँ लिखेंगे सप्लाई कितना है, मेन सप्लाई तब 220 वोल्ट का, और उसके कारण इसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है 210 वोल्ट का। तो बैक ईएमएफ घटा देंगे तो आ जाएगा आपका फाइनल वोल्टेज 10 वोल्ट का वोल्टेज आएगा। तब उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ कहता है आपको V = I × R। यहाँ से I की वैल्यू लिख लेंगे V/R। तो I ही पूछा गया आपसे करंट, वोल्टेज आपका आ गया 10 वोल्ट, और एम्पियर दिया, रेसिस्टर आपका दिया हुआ है 2 ओम, तो यहाँ से 2 लिखेंगे, कट जाएगा आपका 5 एम्पियर हो जाएगा करंट। तो 5 एम्पियर करंट होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, डीसी करंट के सापेक्ष एसी करंट का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है, जिसका कारण है आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी सतत नहीं है। ऑप्शन बी डीसी उत्पन्न नहीं की जा सकती है। ऑप्शन सी संचरण के दौरान ऊर्जा का अत्यंत कम नुकसान होता है। ऑप्शन डी आपका है संचरण के दौरान ऊर्जा का अत्यंत कम लाभ होता है। तो ऐसा माना जाता है डीसी के सापेक्ष में एसी करंट का ही उपयोग जनरली किया जाता है, उसी को प्रीफर किया जाता है। इसका कारण ये है कि जब एसी करंट संचरण होता है तो उस दौरान ऊर्जा का जो है बहुत ही कम नुकसान होता है, इसीलिए एसी करंट को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है डीसी करंट के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कॉम्बिनेशन आर्कोमेटिक बनाने के लिए फोकस की लंबाई 84 सेंटीमीटर और डिप्रेसिव पावर है 0.021 वाले एक उत्तल लेंस के साथ परिक्षेपण क्षमता का 0.031 वाले किस फोकस लंबाई के लेंस में स्पर्श रखना चाहिए। ऑप्शन आपका 4 को दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसको पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक फोकस की लंबाई दिया हुआ है लेंस का, f1 उसका नाम देंगे 84 सेंटीमीटर, और उसकी एक पावर दिया हुआ है डिप्रेसिव पावर 0.021, उसको W1 लिख रहे हैं पावर को। फिर दूसरी बार में उसमें फोकस, इस फोकस लंबाई यानी कि फोकस दूरी को पूछा जा रहा है, तो f2 = क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, और जबकि उसकी पावर है 0.031 तो उसको पावर को W2 लिख देंगे। तब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे F1/W1 = F2/W2, और F1 को माइनस में रखेंगे, तब यहाँ पे वैल्यू सभी रखेंगे। तो F1 है आपका 84 और इसका पावर है 0.021 = F2 पता करना है, और W2 है 0.031। सर दोनों का पॉइंट खत्म हो जाएगा, तब F2 = लिख देंगे 84 × 0.31 अपॉन 0.21 पॉइंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, तो यह आ जाएगा आपका 4 × 31, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 और 124, और चूंकि यहाँ पे 84 माइनस में रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका -124 सेंटीमीटर, ऑप्शन बोलेंगे। तो -124 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, दो बिंदु आवेश -2³ एवं +3 चित्र के अनुसार E और F बिंदु पर स्थित है। चित्र में आप देख सकते हैं E बिंदु पर -2³ आवेश है और F बिंदु पे +3 आवेश है। इन आवेशों के कारण किस बिंदु पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ए, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी है बिंदु सी, ऑप्शन डी है बिंदु डी। तो हम लोग जानते हैं अगर प्लस आवेश रहेगा तो इसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर जाएगा। प्लस वाला आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, दूर जाता है। जबकि नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं आता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगा। तो विद्युत यहाँ देखिए आपका चार्ज है प्लस, तो प्लस है तो विद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएगा। माइनस क्यूब यहाँ पे 2 क्यूब है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो होगा इसके नजदीक होगा। तो फाइनल हमारा विद्युत क्षेत्र जो है 0 कह रहा है, तो वो 0 कहाँ पे होना चाहिए, तो बी के ही ये आपका -2 क्यूब के ही नियर अबाउट होना चाहिए। तो उसके नजदीक और उसके चूंकि माइनस यहाँ पे 2 क्यूब है और यहाँ पे सिंगल प्लस क्यूब है, तो इस दोनों के बीच ही होगा, यानी कि बिंदु ई और एफ के बीच ही कहीं पे विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो विद्युत और ये चीज ये भी क्लियर हो रहा है यहाँ से कि आपको ये माइनस वाले चार्ज के नजदीक ही होना चाहिए। तो उसके नजदीक देखिए कौन सी बिंदु है, बी या फिर सी, तो बिंदु बी ही दिख रहा होगा आपको, -2 क्यूब के नजदीक है। तो बिंदु बी पे हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें विद्युत क्षेत्र जो होगा शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 20 जूल गतिज ऊर्जा रखने वाले 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है हाफ kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी आपका हाफ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला संवेग के साथ क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है पी आपका संवेग है, पी का के ई बराबर लिख लेंगे, गतिज ऊर्जा बराबर लिख लेंगे p²/2m, पी आपका संवेग है। तो गतिज ऊर्जा को क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 जूल, संवेग हमको पता करना है 2 गुना द्रव्यमान भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ गया आपका केजी। ये देखिए 2 0 कट जाएगा और 2 से ये 5 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं b² = 5, ऊपर चला जाएगा 5 × p², ये देखिए 5 से 20 भी कटेगा 4 बार में। तो क्या मिला यहाँ से p² = 4, तो p = बोल देंगे √4 और 4 का √2, यानी कि 2 kg मीटर पर सेकेंड संवेग होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं और ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ये भी डाटा ठीक से याद रखिएगा, लेकिन साधारण अनॉर्मल आईज के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होना चाहिए कितना, तो 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु जिसका भार दिया हुआ है 98 न्यूटन, तो उसकी द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए भार इक्वल टू लिख लेंगे m × g होता है भार आपका दिया हुआ है 98 न्यूटन और m बताना है द्रव्यमान, g का मान हम लोग जानते हैं 9.8 होता है। यहाँ से m = लिख लेंगे 98 / 9.8, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 98 से 98 कैंसिल, तो m = बोल देंगे 10 kg, यानी कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, तो 10 kg होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आप सबों को इन्फॉर्म कर दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा वर्ष 2003, 2010, 2015, 2016, 2017 और 2018 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स संपूर्ण सवालों को कंसेप्ट के साथ काफ़ी डिटेल में हल किया गया है। वीडियोस को देखने के लिए पॉलिटेक्निक गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्राश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी 200 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 2000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी आपका है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो चलिए आइए समझते हैं फ्रीक्वेंसी का रेंजेस क्या होता है। तो 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा फ्रीक्वेंसी तब उसका नाम होगा अश्रव्य तरंग, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंफ्रासोनिक वेव। और अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अधिक
और 20,000 हर्ट्ज से कम होगा तो उसे कहेंगे ऑडिएबल रेंज यानी कि श्रव्य तरंग। और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो उसको कहेंगे प्राश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे 20,000 से अधिक होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। धन्यवाद।